नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी गुलाबो ढेर नहीं हुई। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मन कैसा कैसा सा हुआ आया था। उसने अपनी दोनों बाहें यूं फैलाईं जैसे कोई पक्षी एक लंबी उड़ान से पहले अपने डैने खोलता है और फिर एक गहरी सांस भीतर तक खींची। वह हवा में घुली अपनेपन की इस मिठास को अंतस में समाहित कर लेना चाहती थी। इस ऊष्मा को महसूस करने के लिए उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। कुछ ही कदम आगे चलते हुए सहयात्री ने पलटकर देखा। शायद शुचि के नथनों की फड़फड़ाहट उसे कुछ अटपटी लगी थी। शुचि को जरा भी इल्म न था कि उसे इस तरह बेवक्त प्राणायाम करते देखकर कोई क्या सोचेगा। वह तो इस वक्त सिर्फ जी खोलकर अपनी माटी की महक को अपने प्राणों में बसा लेना चाहती थी, अपनी आज़ादी को महसूस कर लेना चाहती थी। उफ, पूरे 15 बरस। सिर्फ शुचि ही जानती है कि यह कितना लंबा अंतराल था, बालपन से लेकर टीनेज तक। यही 15 बरस कितने सुहावने लगते हैं। जब अपनी गुड़िया को गले लगाए हर लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती है, फिर यही गुड़िया अगले 15 बरस तक उसका वास्ता सच्चाइयों से कराती हुई खुद पीछे छूटती जाती है। सपनों की हकीकतें जब खुलती हैं, तब पलकों से निचोड़ने के लिए आंसू ही बचते हैं। ऐसे भयंकर सन्नाटे में अधिकतर लड़कियां अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ जाती हैं। अब इसे गॉड गिफ्ट कहें या सदियों तक परिस्थितियों के विरुद्ध लड़कर सीखी गई कला, जो धीरे धीरे रक्त में इस तरह बैठ गई है कि ये कला अब स्त्रियों के सर्वाइकल का अभिन्न अंग बन चुकी है। यही शुचि के साथ भी हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला करने का अधिकार तो शुचि ने भी किसी को नहीं दिया। वह तो बस हर पल रीढ़ की हड्डी को सीधे किए जिंदगी की उबड़ खाबड़ राहों पर चलने का प्रयत्न करती रही थी। उस रोज शुचि के इस तरह अचानक बिस्तर बांधकर इंडिया आने के प्लान पर पूरब ने विफरते हुए कहा था, यथार्थवादी बनो, भारत में तुम्हारा है ही कौन। यू होमसिक इडियट, ऐसे उतावली हो रही हो जैसे यूरोप घूमने जा रही हो। आई एम श्योर तुम 4 दिन में ही बीमार पड़ जाओगी। इस तरह मुंह उठाकर एकाएक चले जाना कहाँ उचित है। यहाँ भी अलग घर लेकर रह सकती हो। तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे, इतने बरसों की बचाई इज्जत भी गवा दोगी। लेकिन शुचि तो किसी भी हालत में इस पराये व अनजान देश से बस भाग जाना चाहती थी। यहाँ तक कि इस घर से भी, जिसे उसने इतने वर्षों तक कितने चाव से सहेज कर रखा था। कच्छ की कारीगरी वाली चादरें, राजस्थानी वॉल हैंगिंग्स, गोवा के सीप व शंखों से बने शो पीसेस, कोलकाता से मंगाए गए माँ दुर्गा के मुखौटे व जूट से बनी न जाने कितनी ही ऐसी चीजें जो उसके सौंदर्य बोध का परिचय देती घर की दीवारों पर सजी पड़ी थी। घर की हर एक वस्तु के साथ शुचि की कोई न कोई कहानी या याद जुड़ी हुई थी। यह छोटा सा किंतु सुसज्जित अपार्टमेंट शुचि के हृदय में बसने वाली भारतीयता का परिचायक था। बचपन से ही उसे कितना शौक था घर को सजा सवार कर रखने का। पिता नौकरी के कार्य से जब भी मुंबई या औरंगाबाद दौरे पर जाते थे, तो लौटते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी छोटी छोटी मूर्तियों के नीले गुलाबी सेट ले आते थे। भिन्न भिन्न मुद्राएं लिए नर्तकियां वह उन्हें घर के शोकेस में करीने से सजा दिया करती थी। एक बत्तख वाला खिलौना तो उसे बेहद पसंद था, जिसका गला व पेट एक पारदर्शी नली से आपस में जुड़े हुए थे। कांच के बने उसके पेट में गुलाबी केमिकल या पानी जैसा कोई द्रव्य भरा था। उसी खिलौने के दूसरे सिरे पर खिलौने वाली प्लास्टिक की छोटी सी बाल्टी चिपकी हुई थी। वह बत्तख लगाकर ऊपर नीचे होती रहती थी। देखने से यूं लगता था जैसे बत्तख झुककर पानी पीती हो, फिर पानी को गटकने के लिए सिर उठाकर खड़ी हो जाती हो। शुचि मंत्रमुग्ध सी इस करतब को सुबह से शाम तक बस देखती ही रह जाती थी। गजब का बैलेंसिंग एक्ट था उस खिलौने का। फिर कुछ दिनों बत्तख के पेट का गुलाबी द्रव्य वाष्प बनकर फुर, और बत्तख बेचारी मरणासन अवस्था में या तो उस छोटी सी बाल्टी में मुंह देकर पड़ी रहती थी या सिर आसमान को ताकती रह जाती थी। आसमान को ताकते समय उसके सिर और पूंछ पर लगे गुलाबी पंख हवा में यूं हिलते रहते थे जैसे पास से गुजरने वाले समय को अपने होने का पता दे रही हो।
किंतु समय तो हमेशा से ही इतना बेपरवाह रहा है। जिद्दी बेवफा सी फितरत पाई है उसने। शुचि उस बत्तख के गुलाबी पंखों को कई कई महीनों तक बदरंग होते देखती और व्यथित होती रही थी। शुचि को विचारमग्न व उदास देखकर पिता कहते, अरे तुम्हारी ये गुलाबो तो ढेर हो गई। फिर किसी दिन दिवाली की सफाई के दौरान घर की पुरानी चीजों के साथ बत्तख भी स्टोर रूम में रखती गई थी। परसों बाद शुचि भी उसी तरह अपने आप को स्टोर रूम में रखे सामान के जैसा ही फील कर रही थी। निरर्थक, बेजान, लक्ष्यहीन व स्नेहरिक्त। पहले पहल जब पूरब उसे देखने आया था, कितना सौम्य व सरल लगा था, जैसे सूरज की पहली किरण सा पारदर्शी व पवित्र। जैसे कि बहुत कुछ कहने के प्रयास में बहुत कुछ छूटा हुआ सा प्रेम का पहला खत, या फिर अपने प्यार की परीक्षा में ही लव्स मी नॉट कहते हुए गुलाब की अंतिम पंखुड़ी तक घबराते हुए जानलेवा एहसास। शुचि को तो पूरब से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। पूरब की छुट्टियां खत्म होने से पहले उसे न्यूयॉर्क लौटना था। नतीजन महीने भर के भीतर ही उन दोनों का विवाह हो गया था और वे दोनों न्यूयॉर्क चले आए थे। अब शुचि के ठंडे रविवारों की सुबह पूरब के साथ चेरी ब्लॉसम के फूलों को चुनते हुए बीतने लगी थी। पूरब का हाथ अपने हाथों में लिए शुचि अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझती थी। कितनी ही शामें उसने हडसन नदी के निर्मल जल में दूर दूर तक देखते हुए अपने भावी जीवन की तस्वीरें बनाई थीं। व उसमें अपने मन मुताबिक रंग भी भरे थे। इन नज़ारों को निहारते निहारते पूरब व शुचि एक दूसरे के मन को हद तक आत्मसात कर लेते थे। देह के उलझाव सुलझाव का नतीजा हर सुबह बिस्तर की सिलवटें दे जाती थीं। कुल मिलाकर पूरब के साथ शुचि की जिंदगी बर्फीली ठंड में लिपटने व प्यार मनोहार के बीच मजे में बीत रही थी। हनीमून के समय यूं भी सर्दी गर्मी का एहसास कहाँ होता है। मन की नींव से नया नया उन्मुक्त हुआ शरीर सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। सब कुछ जमीनी परत से परे की ओर ही सतह पर टूटता सिमटता कितना फिल्मी, रोमानी और परी कथा सा हो जाता है। यूं तो शुचि को पहली ही रात में पूरब के हाथों की हरकतें कुछ प्रशिक्षित सी लगी थी। उस पहली रात में शुचि को पूरब का यूं मचलना एक उन्माद व बेसब्री भरी क्रिया ही लगा था। उसने सोचा, जवानी के जोश में पूरब उसे जल्द से जल्द पा लेना चाहता है। नए नवेले जोड़े सी सकुचाहट तो पूरब में दूर दूर तक भी नहीं थी। हाँ, शुचि जरूर गठरी बनी देर तक बिसुरती रही थी। धीरे धीरे पूरब की बढ़ती फरमाइशें शुचि को परेशान करने लगी थी। शुचि उन निहायत ही निजी क्षणों में कभी कभी तो यहाँ तक भूल जाती थी कि वह क्या कर रही थी। सांसों की रफ्तार संभालने को होती तो बीच राह में पूरब उसे अजीब तरीके से सटा लेता। घबराहट में उसका यह पूछना कि अब क्या करूं पूरब को और भी अधिक अपसेट कर देता। वह चिढ़कर उसे परे धकेलते हुए अक्सर यह कहकर उठ जाता, यू इंडियन गर्ल्स, व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज दिस। शुचि फफक उठती थी। क्या कोई लड़की इन सब क्रियाओं में डिग्री लेकर आती है। उस पर उसे दिया गया ठंडी का किताब उसकी आंखों के सामने अपने बचपन का घर घूम जाता। उन शोकेस में सजी नर्तकियों की भिन्न भिन्न मुद्राएं स्मरण हो आती। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी अजंता एलोरा की वे मूर्तियां जो छूने में कितनी ठंडी लगती थीं। सच, एकदम ठंडी। दिन में कई कई बार टब में नहाती शुचि अपनी देह को छूकर देखती। वह हर बार उसका मन वितृष्णा से भर उठता। क्या प्रेम की महत्ता सिर्फ शारीरिक प्रेम में ही है। पूरब के उतरते मुलम्मे से हैरान शुचि कई कई दिनों तक पूरब की वास्तविकता खोजती रह जाती। उसकी जुल्फों से खेलता पूरब, उसकी हथेलियों को सहलाता पूरब न जाने कहाँ गुम होता जा रहा था। जो पूरब अब उसके सामने था वह पूरब कोई और ही था। यह तो उसका एक बाहरी आवरण था। अब तो गुस्से में घर से निकल पूरब अगली सुबह लाल लाल आंखें लिए ही लौटता था। वह आते ही सीधा पलंग पर ढह जाता। आत्मग्लानि में पिघलती व सुबकती हुई शुचि उसके जूते मोजे उतार कर पलंग के नजदीक ही बैठकर उसके जागने का इंतजार करने लगती। रूठने मनाने के इस दौर में पूरब के बीते जीवन से जुड़ी कितनी ही बातें शुचि के सामने एक एक करके खुलती जा रही थीं। जैसे ग्रीन कार्ड के लिए किसी अनजान अमेरिकन लड़की को पैसा देकर उससे शादी करना और मतलब निकल जाने पर उसे डिवोर्स दे देना। सबसे हैरान कर देने वाली बात जो शुचि को पता चली वह यह थी कि पूरब के माता पिता ने ही अपने बेटे को विदेश में सेटल होने का यह अवैध तरीका सुझाया था।
शुचि को बहुत बाद में जाकर पता चला कि किस प्रकार मामूली सी फोटोग्राफी का कोर्स करने वाला परविंदर बाल कटाकर अमेरिका का एनआरआई पूरब बन गया था। उस अमेरिकन लड़की से डिवोर्स के बाद भी पूरब के संबंध परिस्थिति अनुसार टूटते व जुड़ते रहते थे। जब जब पूरब शुचि से बिदकता तो अपनी रातें वहीं गुजारता था। इस सब में सिर्फ पूरब का ही दोष था, ऐसा भी नहीं था। शुचि के अपने माता पिता भी उसके भविष्य के प्रति कितने लापरवाह निकले। अखबार में विज्ञापन के जरिए होने वाली शादियों के ऐसे किस्से समय समय पर सामने आते रहते हैं। फिर भी तो वे लोग सचेत नहीं रहे। दोष किसी का भी हो, पर आज पूरा मध्यम वर्ग इसी मानसिकता के साथ जीता है। यही सपना लेकर सोता उठता है कि उसका बेटा या बेटी किसी भी तरीके से बस विदेश में बस जाए। इस सोच के कारण वे कितने ही कानूनी व गैर कानूनी कार्य करने से भी गुरेज नहीं करते। अपनी संतान के भविष्य के साथ इस प्रकार का जुआ खेलने में भी उन्हें जरा संकोच नहीं होता। बच्चों को सीढ़ी बनाकर पूरे के पूरे परिवार विदेश पलायन कर जाते हैं। शुचि हमेशा सोचती रह जाती है कि अगर ममता के समक्ष भी स्वार्थी जीतता है तो फिर दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता बाकी रहा जिसके बलबूते इंसान जिंदा रहने की आस बांधे रखे। विवाह से पहले शुचि ने कितने सपने देखे थे, सब एक एक करके धराशायी होते गए, जैसे भगवान भी शुचि के सब्र की परीक्षा लेकर फिर कुछ समय पश्चात नए सिरे से उसे जांचना शुरू कर रहे हों। भारत वापसी में उसकी निजी मुश्किलें न होती तो वह कब की लौट जाती। माता पिता तो उसके भरोसे पर ही तो और छोटी बहनों की शादी विदेश में करवाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। सबसे छोटा भाई तो अभी नासमझ ही था। ऐसे में फर्ज और कर्ज दोनों ने ही उसके पैर मजबूती से जकड़ रखे थे। फिर तो शुचि ने स्वयं ही अपनी जुबान को सिल लिया। जी को कड़ा करके शुचि अपनी बर्बादियों के बदले अपने भाई बहनों का भविष्य बनाने के बारे में सोचने लगी। पूरब के व्यवहार को सहकर भी उसने सबसे पहले यहाँ अपने लिए एक नौकरी का इंतजाम किया, फिर धीरे धीरे दोनों बहनों की शादी करवाई। परंतु इस धीरे धीरे से चलने वाली प्रक्रिया में शुचि के अपने 15 बरस कब उसकी हथेलियों से सरक गए उसे पता ही नहीं चला। अब तो बालों में भी सफेदी उभरने लगी थी। ऐसे में जब अचानक पूरब की एक अन्य अमेरिकन बीवी बच्चों के बारे में उसे पता चला तो वह खुलकर रिएक्ट भी नहीं कर पाई, या अब वह शायद अपने लिए निर्धारित मर्यादा से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। वह शिकायत भी करती तो किससे करती? उन माता पिता से जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन भाई बहनों से जिन्हें शुचि के इस मौन त्याग का पता तक नहीं था, पूरब से जिसे वह पहले ही सजा दे चुकी थी। पूरब को तो इस बात का इल्म तक नहीं कि शुचि जानबूझकर कभी मां नहीं बनी। वह तो इतने बरस उसे एक बांझ ही समझता रहा था। जीवन की यथार्थता से जूझने व अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करती वह किस कदर और किस हद तक जख्मी हुई थी, इस बात का पता आसपास की हवाओं को भी नहीं था। अब इस उम्र में वापस अपने देश अकेले यूं लौटने के निर्णय से पूरब को क्या फर्क पड़ना था। वैसे भी इतने सालों में वे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में पति पत्नी कम व पेइंग गेस्ट की तरह ज्यादा रहे थे, जिनके बिल कभी कभार एक होते थे पर दिल के तार कभी नहीं जुड़ पाए थे। पूरब की लाख हिदायतों के बाद भी शुचि ने एक दिन उसे डिवोर्स के कागज थमा दिए थे। वह फिर अपने देश की ओर उड़ान भर ली। उसने तो अपने भाई बहनों को भी अपने लौटने की जानकारी नहीं दी। वह नहीं जानती कि वह इसके आगे क्या करेगी, इस उम्र में कैसे जीवन की एक नई शुरुआत करेगी। वह तो सिर्फ यह जानती है कि उसके भीतर का भावनात्मक द्रव्य अभी तक सूखा नहीं है। जीवन के प्रति उसकी प्यास अभी भी बाकी है। वह अब भी बैलेंसिंग एक्ट बना कर रह सकती है। शुचि आज पापा से ये कहना चाहती है कि पापा सुनो, उसके भीतर की गुलाबो अभी ढेर नहीं हुई है। देखो देखो, वह फिर स्टोर रूम से बाहर निकल आई है। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी गुलाबो ढेर नहीं हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।